अभी आपको 3 चैप्टर्स के नोट्स दिए, वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स एंड पार्टिकल काइनेमेटिक्स। आपने उनको पढ़ा होगा और साथ में गाइडलाइंस भी हैं। वेक्टर्स के नोट्स जैसे जैसे आपको फ्री टाइम मिले पढ़ते रहिए, क्योंकि वेक्टर चैप्टर हम कर चुके हैं, है ना। तो उसमें अगर आप पूरा पढ़ना चाहेंगे तो इट विल टेक 3-4 डेज, तो इतना टाइम आप डिवोट नहीं कर पाएंगे। एक एक 2-2 पेज जैसे फ्री टाइम मिले उसको पढ़ के सीखते रहिए। एंड आई अश्योर यू that on almost every 1 or 2 page you will find something remarkable. Again, the notes introduction to mechanics, वो अगर आपने रीड कर लिया हो अच्छी बात है, नहीं रीड किया हो तो अगेन अब टाइम निकाल के पढ़ना। बट आज से हम काइनेमेटिक्स की बात शुरू करेंगे, तो काइनेमेटिक्स का जितना हम कवर करते जाएं उतना उन नोट्स से करते चले। Actually, notes में there are very proper definitions, and there are few small examples. और वो small examples इस तरह डिजाइन किए हैं कि they will make you understand subject thoroughly. Now we are coming on straightforwardly on particle kinematics. So here again, by अब देखिए क्या है, मैं फिर वही सारे फॉर्मूलेज आपके सामने रिड्यूस करके अगेन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। बट ऐसा मैंने देखा है पिछले कई सालों में, केवल उतना करने से बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमें उन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होना है जिस टाइप की प्रॉब्लम अभी तक बनी नहीं है। हो सकता है आपका एग्जामिनर अगले साल एग्जाम में एक नई प्रॉब्लम आए, बिकॉज IIT एग्जाम इज फेमस फॉर very new problems, and every year you'll find at least 1 or 2 very fantastic problems. और उन प्रॉब्लम्स में पॉइंट ऐसा रेज होता है जो पहले कहीं किसी प्रॉब्लम में नहीं होगा। फॉर दैट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन फंडामेंटल आइडियाज। सो माय फर्स्ट आइडिया टुडे, इफ यू थिंक अबाउट द नेम पार्टिकल काइनेमेटिक्स, so you have two words, particle and kinematics. कई बार क्या होता है, हमें चीजों का बड़ा एक वेग मीनिंग हमारे माइंड में होता है, हम उसको सही मान के चलते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मास के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, आप सबके ऑलमोस्ट माइंड में था मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। जब बात क्या निकल के आई, मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है ही नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर तो मोल है, मास इज अमाउंट ऑफ इनर्शिया। बात ही बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक ऐसा ही कहीं पार्टिकल वर्ड के साथ तो नहीं है, एंड बिल्कुल ऐसा है। पार्टिकल का जो यूजुअल मीनिंग है, अब मैं कहूंगा वो मीनिंग फिजिक्स में ऐसा नहीं है, वो तो है ही, बट मैकेनिक्स में उसके अलावा एक बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अगेन we discuss first actually you are asking so many things from where we can purchase that book. ये सारी बातें मैं लास्ट में एड्रेस करूंगा माय डियर। अभी जो बात चल रही है उसकी डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट की बात कर लें, सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। क्योंकि आप दूसरी बातों को आंसर देने में आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे कल हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। So, see, what is in translational motion? Of the body. Now I am asking real thing. अब देखिए बात क्या है ना, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ये तो एक मैथमेटिकल एजम्पशन है ना, वास्तव में तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में तो हमारे पास बॉडीज होंगी जिनका मोशन स्टडी करना है। सो व्हाट वी मीन बाय ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी, एक्चुअली इन ट्रांसलेशन मोशन, दैट इज फर्स्ट थिंग, द बॉडी मूव विदाउट रोटेशन। अब बोलेंगे सर ये कौन सी नई बात है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज यू कैन सी आई हैव ए नोटबुक विद मी, इज इट? आई सपोज दिस इज a body, this notebook is a body, and I will move it on board, just say this,
एंड अब देखिए ये नोटबुक हमेशा वर्टिकल है, ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा इधर हो सकता है, आप इसको हमेशा वर्टिकल मान के चलिए। तो ये कैसे भी पाथ पे चल रही है, लिसन दिस, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज ट्रांसलेशन मोशन, इसका रोटेशन नहीं हो रहा है। अब इसमें खास बात देखिए, अगर मैं इसमें कोई से भी दो पॉइंट मार्क कर लूं, सपोज आई टेक टू कॉर्नर्स से दिस, एक कॉर्नर को मैं दिस, आई कैन टेक टू पॉइंट्स दिस इज, ये दो पॉइंट है ये। अब मैं इसको मूव कराऊंगा, आप देखिए दिस एंड मैंने नोटबुक हटा दिया। आपके सामने ये ट्रैक से बने हैं, एक रेड ट्रैक है और एक पेन मेरा बीच में उठ गया होगा, जैसे सी ऐसा कुछ। नाउ सी both these two tracks are exactly identical but at different places. अभी दोनों पेन उस बुक से लगे हुए थे तो उस नोटबुक का हिस्सा थे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों जो पाथ हैं दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट अलग अलग प्लेस में। हाँ ये बात जरूर है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था यहाँ पे, थोड़ा बहुत हाथ टिल्ट कर सकता है तो उसमें ये थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, बट इन एक्चुअल ट्रांसलेशन किसी बॉडी के दो पॉइंट ले लें या कितने भी पॉइंट ले लें, सबके पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट नाउ इन डिराइविंग द प्रॉपर्टीज, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव on identical paths। अब आइडेंटिकल पाथ है तो कुछ बातें बड़ी ऑब्वियस होंगी। क्या? किसी भी इंस्टेंट में सपोज ये मैंने यहां का पार्टिकल लिया तो उसके नीचे मेरा ये वाला पार्टिकल रहा होगा और दोनों की वेलोसिटी वेक्टर इक्वल होंगे। सो व्हाट वी कैन से at an instant velocity vectors of all the particles are identical or equal। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर्स इक्वल होंगे। अब देखो एक बात यह है कि आप में से कई बातें जानते होंगे। लिसन माय डियर, आईआईटी और ओलंपियाड, आपको जितने एडवांस लेवल के तैयारी करनी हो आप कंसेप्ट्स को उतना डेप्थ में सीखें और इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप देखिए आगे चल के इतने रिमार्केबल मेथड निकलेंगे कि आपको सरप्राइज होगा, अरे ये मेथड कैसे हो सकता है। Listen one thing, I have a lot of things to tell you additional। मेरे पास बहुत सारी बातें हर जगह आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए that are not available everywhere। और वो सारी बातें इन छोटे छोटे पॉइंट्स निकली है। सो इन बातों को ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ अनदर पॉइंट, अगर उनके वेलोसिटी वेक्टर सारे पार्टिकल के किसी भी इंस्टेंट इक्वल है तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे भी इक्वल होंगे उससे। हाँ अलग अलग इंस्टेंट पे ये सेट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स बदल सकते हैं। इज इट सिमिलरली यू कैन राइट एट एन इंस्टेंट acceleration vectors of all the particles are equal। Now see these three first identical paths, हर इंस्टेंट पर किसी भी इंस्टेंट पर सबकी वेलोसिटी सेम, सबके एक्सेलरेशन सेम, तो हम क्या कह सकते हैं, इन सबको मिला के एक सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म आइडेंटिकल मोशन। सारे पार्टिकल्स के मोशन एक जैसे होते हैं। सो all the particles
of the body undergo identical motions. That is very important idea. Now erase this, ये डायग्राम में erase करता हूं. अब देखिए ये जो लास्ट आइडिया है, ये आइडिया एक बड़ी अच्छी बात बताता है, वो ये कि अगर सारे पार्टिकल्स का मोशन एक जैसा है तो पूरी बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को उसके किसी भी पार्टिकल के मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now you getting my point? And this is the definition of particle in mechanics. What? Is translational motion of a body can be represented by any of its particles. See, अब यहां एक बड़ा कंसेप्ट निकल के आता है, वो ये कि जब तक काइनेमेटिक्स की बात है तब तक तो हम एनी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही फोर्सेस की बात शुरू होगी, मास आ जाएगा, उस टाइम वो पार्टिकल स्पेशल पार्टिकल सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. आपने सेंटर ऑफ मास नाम सुना होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बात वहां देखो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बात यहां शुरू कर दी. व्हाट इज दैट? हियर इन काइनेटिक्स. अब देखिए काइनेटिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है, ये आपको आइडिया होगा. काइनेटिक्स में फोर्सेस को भी अकाउंट लेते हैं, एनर्जी को अकाउंट लेते हैं, मोमेंटम को अकाउंट में लेते हैं, मतलब जो मोशन के कजेस हैं उनको अकाउंट में लेते हैं. दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेटिक्स. इन काइनेटिक्स दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास. अब ये मालूम होना चाहिए क्या कि काइनेटिक्स में है तो हम बॉडी के किसी भी पार्टिकल या उसके किसी भी पॉइंट के मोशन से हम पूरी बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट जैसे काइनेटिक्स में जाएंगे हमारे पास फ्रीडम ये नहीं रहेगी कि कोई सा भी पॉइंट ले लें, हमें मजबूरी होगी कौन सा पॉइंट लेने की, केवल सेंटर ऑफ मास. अब वो क्यों लेना होगा, दैट वी डिस्कस हियर. अब देखिए क्या है, यहीं से हमारे माइंड में बातें होनी शुरू होना चाहिए, लॉजिकल बातें. सेंटर मास, तो अब सेंटर मास के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जब उठने शुरू होंगे तो व्हेन वी डिस्कस सेंटर मास, एक बार में पहले दिन सारे आइडियाज खटाखट क्लियर होते चले जाएंगे. नाउ अब देखिए एक बात यही कि अगर हम बॉडी के मोशन को उसके किसी भी पार्टिकल के मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम बॉडी को एज ए पार्टिकल मान सकते हैं. व्हाट? सो a body in translation motion can be assumed as a particle, or can be represented by a particle. बात लॉजिकल है. तो अब पार्टिकल के डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट निकल के आ गया, जो हमारा कॉमन मीनिंग है, पार्टिकल इज ए पॉइंट मास. यस, वो सही है, लेकिन उसमें एक मीनिंग और जुड़ गया. सो व्हाट वी हैव बाय टर्म पार्टिकल, मींस the meaning point mass. I write here in addition to a point mass. जो मीनिंग अभी तक पार्टिकल कैरी करते आए थे मेरे ख्याल से यही रहा होगा, ए पॉइंट मास. मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जस्ट लेट मी नो. अभी तक पार्टिकल के नाम से आपके माइंड में क्या मीनिंग था?
पॉइंट मास ही था या ये आइडिया भी था? कोई बॉडी किसी भी साइज की हो, अगर वो ट्रांसलेशन मोशन में है तो उसको पार्टिकल मान सकते हैं, एंड दैट इज वेरी रिमार्केबल आइडिया. सो इन एडिशन टू ए पॉइंट मास, ए बॉडी in translational motion is treated as a particle. Now this is the idea, that's why this term particle kinematics का मतलब ये हुआ kinematics of translational motion. किसका? Miss particle what means translation motion. So what does it mean? Kinematics of translational motion. So you all got this idea? This is very basic. मैं बातों को बहुत फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करना शुरू करूंगा जिससे मेरे स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट ना रहे. So I leave this board unobstructed for a while so that you can see all these things in recording and make your notes. Now I raise this idea. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पार्टिकल काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, पहली बात. और पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? पॉइंट मास तो है ही. अब नया मीनिंग क्या ऐड हुआ, कि नई नॉलेज क्या मिली हमको कि कोई बॉडी कितनी बड़ी साइज की हो, इन मटेरियल ऑफ साइज, अगर वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन में है तो हम उसको पार्टिकल मान सकते हैं. नाउ वन थिंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम अपनी नॉलेज जितना सीखते हैं वो जितना अरेंज फॉर्म में हमारे माइंड में होगी, जरूरत पड़ने पर उतना आसानी से चीजें याद आएंगी. ठीक वैसे ही जैसे आप लोग स्टडी करते हैं, आपकी नोट्स बुक्स होंगी, आपकी बुक्स होंगी, ये कॉमन एक्सपीरियंस है. मैं भी आप जैसा स्टूडेंट था. क्या होता था, धीरे धीरे वो टेबल पे आ गई, टेबल से बिस्तर पे आ गई, तो 10-15 दिन में, आप 4-5 दिन में पूरे कमरे में किताबें फैल जाती थी. फिर मैं एक दिन क्या करता था, उनको जमा दिया करता था. केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सब्जेक्ट वाइज. आप भी ऐसा करते हो? जानते ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं करते कमरा अच्छा लगे, इसलिए करते हैं कि जब मुझे जिस बुक की या जिस नोटबुक की जरूरत पड़े वो तुरंत मिल जाए. Isn't? इसीलिए जो हम सीखते हैं उसका अरेंजमेंट बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन, जो नॉलेज लर्निंग है उसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज डाउट बाय माधव सर, means in physics we can also say that a body is a point mass, but is it only in translation motion or also when it is in rest? Okay, listen my dear. Translation motion, मैंने ये नहीं कहा कि मतलब ट्रांसलेशन मोशन में है तभी उसको पार्टिकल मानेंगे. एक्चुअली अगर ट्रांसलेशन मोशन में है तब उसको पार्टिकल की तरह लेंगे. किसी भी स्टेटमेंट के रिवर्स में मत जाओ. व्हाट इज स्टेटमेंट? इफ ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन इट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल. इसका मतलब नहीं कि केवल ट्रांसलेशन मोशन में होगा तभी पार्टिकल की तरह लेंगे. रेस्ट एक अच्छी बात है. दैट वी डिस्कस इन न्यूटन्स लॉ व्हेन वी स्टडी इक्विलिब्रियम. वहां उस बात को समझ पाएंगे कि उसको हम पार्टिकल नहीं आने लें. रेस्ट इज टेक्निकली ट्रांसलेशनल मोशन ओनली? नो. अब बात ये हुई बड़ी क्लासिकल बात है. रेस्ट एंड मोशन दोनों ही रिलेटिव है ना? दोनों रिलेटिव है. हम न तो किसी कह सकते हैं कोई चीज रेस्ट में है और न कह सकते हैं कोई चीज मोशन में है. हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होता है, रिलेटिव होता है. ये आइडिया भी देखो, ये सारी बातें एक एक करके कॉइन होंगी व्हेन वी गो इन रिलेटिव मोशन. Is it? वहां बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन अभी जो बात की, इफ ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन वी ट्रीट इट एज अ पार्टिकल. रेस्ट पर है, क्या नहीं है, दैट वी डिस्कस इन व्हाट? इक्विलिब्रियम की स्टडी में सारी बातें आएंगी.
आपके जितने भी डाउट होंगे, मैं कोई डाउट अपनी बात में रहने ही नहीं दूंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि चीजों को बड़ी सफाई से समझिए। सफाई मतलब बिल्कुल जैसा है वैसा समझने की कोशिश करें। स्टेटमेंट क्या था? ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशन मोशन कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। इसका मतलब ये कहीं नहीं था ए पार्टिकल इज ए बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन। नो, रिवर्स नहीं। गॉट दैट? सो रेस्ट की बात करेंगे जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी। काइनेमेटिक्स में हम रेस्ट की बात नहीं कर सकते। और ये यूं भी कहें, रेस्ट और मोशन के बारे में दोनों बातें अगर एक साथ करनी हो ना, तो रिलेटिव मोशन से पहले नहीं कर सकते। अगेन वन थिंग, देयर आर सो मेनी आइडियाज, देयर आर फ्यू डेफिनेशंस जिनमें हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी एग्जाम्स मेंस अभी एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि देयर मस्ट बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एंड यू नो, आप सबको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता होगा। मैं गलत तो नहीं? विल यू एंजॉय स्टडीइंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स? यस और नो? नो, यस। आप जानते हैं नो क्यों? बिकॉज इफ यू सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में कंट्रीब्यूटरी ऑथर्स के बारे में देखिए, यू विल फाइंड 15-16 पर्सन्स हैव रिटन दैट। जब 15-16 लोगों ने वो बुक लिखी तो एक तरह से किसी ने लिखी। 15-16 बड़े बड़े लर्नेड लोगों ने अपने आइडियाज दिए और उनको कुछ और लोगों ने लिखा। तो उसमें बातें बहुत हैं, लेकिन उन सारी बातों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जब प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो चीजें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, हमें आसानी से समझ में नहीं आती, लैंग्वेज थोड़ी सी उतनी क्लियर नहीं लगती, तो हमें उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। बट we must be very careful about all these information given in that book. One of that about particle. एक बात हुई थी मास को लेके, 9th क्लास बुक में था, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ में, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। सो रिगार्डिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आईआईटी का जो एग्जाम है ना, वो बहुत अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, मतलब जो कम सिंसियर बच्चे हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए। सो दे ट्राई टू मेक सच क्वेश्चंस व्हिच आर सो पिक्यूलियर कि वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ने वालों का ही ध्यान गया होगा। इसलिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ना। एंड व्हेनेवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क। नाउ आई एम कमिंग ऑन अंडरराइटिंग। मैंने बात कहा था कि जो हमारी नॉलेज होती है उसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। सो हियर ट्रांसलेशनल मोशन can be classified into two categories. One is rectilinear translation and second one is curvilinear translation. अब मैं दूसरी बात कहता हूं। अब एनसीईआरटी बुक पढ़े, you will never find chapters like 1D motion, 2D motion, 3D motion. नहीं मिलेगा. You refer any textbooks which is well recognized throughout the world or in any country, जो well recognized हो. Well recognized means वहां के authentic बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से recognized हो. वैसे किसी बुक में आपको 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन नाम की चीजें मिलने की संभावना नहीं है. इट मींस उस टाइप का क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है. अब आप बोलोगे सर हमने तो नाम सुने, बट फिजिक्स में उस टाइप का क्लासिफिकेशन होता नहीं. क्लासिफिकेशन कौन होता है? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन एंड कर्विलिनियर. रेक्टिलिनियर मींस ऑन ए स्ट्रेट लाइन. अब देखिए रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कैन आल्सो बी 2 डायमेंशन. मैं एक्स वाई और पार्टिकल कैसे चलाऊं, तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं. अब इसको आप क्या बोलोगे, 1D और 2D? तो 1D, 2D, 3D ये जो मोशन हम कॉमन लैंग्वेज में वर्ड बोलते हैं, ये केवल मैथमेटिक्स के मेथड है.
सो इट इज अगेन मैंने कहा बेटा 1D 2D 3D नाम का कोई क्लासिफिकेशन फिजिक्स में होता ही नहीं। ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आपस में ऐसे ही बोल देते हैं, तो इसको अपनी बातचीत में रहने दो, सब्जेक्ट में लेके मत आओ। सब्जेक्ट में केवल दो ही क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन एंड कर्विलिनियर, और कर्विलिनियर के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मोशन इन ए प्लेन, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हम 2D बोलते हैं, जिसे प्लेन सर्कुलर मोशन, so circle is a plane. Projectile motion again it is a motion in plane. क्यों? क्योंकि पैराबोला होता है, पैराबोला इज ए प्लेन का that can be drawn on a paper. फिर एक होगा मोशन इन स्पेस। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने रूम में बैठे हैं, रूम में एक मक्खी आ गई, अब मक्खी रूम में इधर उड़ रही है, यस, दिस इज व्हाट। अब उस मक्खी का मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई। सो दिस इज व्हाट, और ये प्लेन में भी नहीं है, दिस इज मोशन इन ए प्लेन, सॉरी मोशन इन स्पेस, जिसको भी कॉमन लैंग्वेज में 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। फिर मैं कहूंगा 1D 2D 3D नाम की टर्मिनोलॉजी नहीं होती, बस ये जो नाम है इसको अक्सर 1D बोल देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको 2D बोल देते हैं और इसको 3D बोलते हैं। तो मैं उन टर्मिनोलॉजीज को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजीज कहीं पर भी हमसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत आ सकती है। नाउ this classification the idea is clear? Any doubt? अब देखिए हमें इनको स्टडी करना है तो 1 by 1 चलना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन से स्टडी करना। अब रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, मींस व्हाट इज दैट? Motion on a straight line path. अगर बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। अब देखिए ये आइडियाज आपको इतने अच्छी तरह से क्लियर हैं कि हो सकता है आप लोग मेरी बातों को ध्यान से ना सुनो, और ये तो आता है, ध्यान रखना, जो आपको आता है उसी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। अब देखिए रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है 9th क्लास में, लेकिन मैं इसके सारे टाइप्स के मोशन को क्लासिफाई फिर करूंगा, एंड यू हैव सीन द नोट्स आल्सो। आई कैन क्लासिफाई इट इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या दूसरी संभावना या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वेलोसिटी वेरिएबल हो, और वेरिएबल वेलोसिटी। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन को हमें मालूम है कि आई डिनोट बाय लेटर ए इज 0, एंड वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इसके अलावा कोई दूसरी कैटेगरी हो सकती है? नहीं। नाउ अब आते हैं वेरिएबल वेलोसिटी मोशन। दिस मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू अगेन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए अभी तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये 2 टाइप के मोशन हैं, इनको आपने काफी अच्छे से काफी डिटेल में स्टडी किया हुआ है 9th क्लास में, और उससे पहले
एंड मैं सही बोल रहा हूं ना, ये दो टाइप के मोशन आपने बहुत अच्छी से स्टडी किया। और एक रिस्क उठता है क्या, ऑलमोस्ट इन ऑल द प्रैक्टिस मटेरियल एवरीवेयर, जो हमें मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल होती हैं रेक्टिलिनियर मोशन पर, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन, वो अबाउट 90% यही की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या तो मोशन बाय ग्रेविटी या कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक रिस्क होता है कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम आए तो वहां पे हम इनकी तीन इक्वेशन आपको अच्छी तरह मालूम होगा। व्हाट, v is equal to u plus at, x is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2x। अभी मैं उन इक्वेशन को नहीं जा रहा हूं, हम उन इक्वेशंस को यूज करने के इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि जहां नहीं होता वहां भी, सपोज हियर व्हाट, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी वही इक्वेशन गलती से लगाया जाता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव मार्क्स लाने का कारण रहा है बच्चों का। रीजन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने बहुत कम किया होता है, इसीलिए मैं ये क्लासिफिकेशन चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। क्या ये टेबल आपके सामने है तो आपको मालूम है ये कैटेगरी में है। और इस, अब देखिए क्या है, काइनेटिक्स में इन कैटेगरीज को तो हमें बहुत एक्सपर्ट होना है, आपने सीख रखा है अच्छे से, आप में से कई लोग एक्सपर्ट भी होंगे, बट हमें उसमें और बड़ा एक्सपर्ट होना है। लेकिन साथ में इस कैटेगरी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको हमने बहुत कम डील किया हुआ है, तो इनमें भी एक्सपर्ट होना है, मेन टास्क होना चाहिए। दूसरा, कि कहीं गलती से वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना ले जाएं। अब बोल रहे हैं सर आप तो मजाक करो, ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, हम अभी आमने सामने हैं, विद इन 2-3 डेज आप वेरिएबल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा और आप लेंगे, बस उन्हीं से। और देखिए ये अब बोलो सर ये तो आप गलती करवाओगे हमसे, अरे मेरा काम यही है आपको अच्छी बातें सिखाना, और जहां आप गलती कर सकते हो वो गलती करवा देना एक बार, जिससे जिंदगी में आप दोबारा वो गलती ना करें। मेरी बात समझ रहे? सो अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसमें भी 3 टाइप की सिचुएशन होगी। कौन सी? एक्सेलरेशन या तो टाइम पर डिपेंड करेगा, या एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंड करेगा, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। और ऐसा होता है रियल लाइफ में। आप सबने देखो, सबने साइकिल या 2 व्हीलर चलाया होगा ना। अपन देखो जनरल लाइफ से एक बात करते हैं। अच्छा, सबने 2 व्हीलर चलाया है, कोई स्कूटी या मोटरसाइकिल? यस और नो? चलाया है। तो क्या अब देखो, आपने कभी भी गाड़ी चलाई होगी तो पूरे टाइम कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चलाई होगी, या कांस्टेंट स्पीड चलाई है? शुरू में स्पीड बढ़ाई होगी, फिर बीच में कभी कम होगी, ब्रेक लगाया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे ना। यस, इसका मतलब जो लाइफ में एक्चुअल मोशन होते हैं ना, वो तो ये होते हैं, ये तो होते ही नहीं। लेकिन क्या है, 9th क्लास में सब्जेक्ट शुरू करना था तो ये नहीं सिखा सकते थे ना, कैलकुलस नहीं पढ़ी थी तब, तो यही सीख सकते थे, इसलिए सिखाया गया। और ये ऐसा सिखाया गया, इसकी इतनी प्रॉब्लम्स बन गई कि 11th क्लास में आने के बाद भी यही। अरे ये मैं मानता हूं यू आर एक्सपर्ट, बस आपकी एक्सपर्टाइज को मुझे और बढ़ाना है, उसके लिए मुझे सुटेबल एग्जांपल्स लगे, मेन अटेंशन यहां होना चाहिए। अब देखो, आपने 2 व्हीलर चलाया होगा तो कभी स्पीड कैसे कम ज्यादा की होगी, देखा होगा, भीड़ आ रही है कम कर लो, है ना, सड़क खराब आ रही है कम कर लो, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपने स्पीड करी की। ऐसा भी होता है। अब कहीं पहुंचना है, टाइम कम है, जल्दी चलते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम स्पीड चेंज करते हैं। कई बार ऐसा होता है स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इतनी हो जाती है कि मैं डर लगने लगता है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, चलो ब्रेक लगा लो, तो आपने वेलोसिटी के हिसाब से भी ब्रेक लगाया होगा, है ना। तो ये तो रही बात वैसी, बट जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें वे हैव 3 टाइप्स। वन, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होगी, एक्सेलरेशन इज
फंक्शन ऑफ पोजीशन x, एंड थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होगी एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तब देखिए हमारी पूरी जो रेक्टिलिनियर मोशन या काइनेमेटिक्स के बारे में, पार्टिकल काइनेमेटिक्स, पूरी नॉलेज क्लासिफाई हो गई। मैं थोड़ा सा बोर्ड छोड़ रहा हूं, फिर आपको इनके बारे में बात कर रहा हूं। ट्रांसलेशन मोशन दो टाइप, कौन सा? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन एंड कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। आप बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला छोटा वाला चार्ट देखिए। रेक्टिलिनियर से स्ट्रेट लाइन में चलना, दूसरा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मतलब टेढ़े मेढ़े बात पे चलना, नॉर्मल बात में बात कर ले। अब जो कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा? मोशन इन ए प्लेन। जैसे एग्जांपल लूं, एक कमरे में एक चींटी चल रही है और चींटी किसी एक ही दीवार पे है ना, एक दीवार पे, तब हम बोलेंगे प्लेन में है। उसी कमरे में मक्खी उड़ने लग गई तो बोलेंगे नहीं, वो अब प्लेन में नहीं, वो क्या है? स्पेस में है, जिसको हम 3D बोलते हैं। तो कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। एक क्लासिफिकेशन हुआ। अब आते हैं वन बाय वन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम बोलते हैं, या बड़ी कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं 1D मोशन। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की क्वेश्चंस होंगे, किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, उनको मैंने क्लासिफाई कर दिया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हुई? वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई? वेरिएबल वेलोसिटी। करेक्ट। देन अब कांस्टेंट वेलोसिटी आप सोचते हैं काफी सिंपल है, वो तो मैं जब एग्जांपल्स लूंगा तो मालूम पड़ेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है जो दिमाग को बिल्कुल चैलेंज दे। तो किसी भी टॉपिक को बड़े लाइटली मत लेना। अगेन वेरिएबल वेलोसिटी में आए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हमने 9th क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ा है, तीनों इक्वेशन का यूज। अब एक्सेलरेशन या तो यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल होगा तो वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दी होगी। या तो टाइम का फंक्शन होगा, या वो पोजीशन का फंक्शन होगा, वो या वेलोसिटी का फंक्शन होगा। इस तरह से तीन कैटेगरी ये होगी। नाउ रेक्टिलिनियर मोशन में हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखें तो हमारे पास टोटल 5 तरह की प्रॉब्लम हुई। कौन कौन सी? सी, पहली कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और तीन टाइप की। तो ये पांचों टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं, ये एल्गोरिथम या ये मेथड हमारे पास हो तो हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन को पढ़ना है, केवल उसको समझना है, क्वेश्चन कौन से टाइप का है वो मेथड लगा देना है। इज इट दैट सिंपल? बस अब बात कहां पे है? प्रॉब्लम को समझना। एंड ये फिजिक्स का दूसरा, देखो नॉलेज के बाद ये दूसरा, या मैं कहूं पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रॉब्लम को समझना। एक्चुअली लिसन वन थिंग, फिजिक्स में हर प्रॉब्लम में एक कहानी होती है, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये यहां से गया, ये वहां से गया, होता है नहीं होता? या ये कहें, इसको हम बोलते हैं एक प्रोसेस होता है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। अगर वो प्रोसेस आपने प्रॉपरली डिकोड कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मेरी इस बात को ध्यान देना। सो बिफोर मैं आपसे कहूंगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना सॉल्व हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दे, डरे मत, वो तो मैं सिखा दूंगा। लेकिन आपके सामने जो प्रॉब्लम दी गई है उसको समझना, इसमें ये हो रहा है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। इन बातों को समझना अगर आपने नहीं शुरू किया तो क्या होगा जानते हो? मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो क्या है, टीचिंग फिजिक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप जैसे एलीट अच्छे बच्चों को पढ़ाना एक अलग तरीका है, और एवरेज जो बच्चे सिलेक्शन के लिए आते हैं ना, उनको अलग फिजिक्स पढ़ाई जाती है। मैं उनको भी पढ़ाता हूं, बट वहां मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां इतनी बातें नहीं समझाता। क्यों? क्योंकि उनको तो जो आईआईटी में 60-70% क्वेश्चन होते हैं ना, रिपीटेड टाइप के, उनसे काम चल जाता है। इसीलिए हमेशा कहता है आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लो। आपने भी सुना होगा, अरे ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते, ऐसे आते हैं। लेकिन ये भी सुना होगा आईआईटी में हर साल नए क्वेश्चन भी आते हैं।
जो पहले कभी नहीं पूछे होते, है ना। तो जो पहले कभी नहीं पूछे होते उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर जाए, तभी तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं। दिस बैच इज स्पेशल फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो तो आपको आ ही जाएगी। अब नॉर्मल प्रॉब्लम में क्या होता है, उसमें जो कहानी होती है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, वो अक्सर आपको प्रॉब्लम्स में मिलता है जो बुक सॉल्व करते हैं, या उसमें कोई नई प्रॉब्लम बनती है ना, तो वो उसमें एक इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा ये मिला लिया, उसका थोड़ा वो मिला लिया, मिला मिला के एक दूसरी प्रॉब्लम बना ली। रिपीटेड टाइप ऑफ थिंग्स होती है, डिसीजंस, कहानी, इनको हम बोलते हैं रूटीन प्रॉब्लम्स या टाइपिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको, इज इट। बट देयर आर प्रॉब्लम्स जिनमें कि जो प्रोसेस, जो स्टोरी है वो ही अलग होती है, तो उस स्टोरी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिपीटेड टाइप प्रॉब्लम है उसको आपको मालूम ऐसा ऐसा होता है, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम पढ़ते ही तुरंत कह जाएगा, अरे ये हुआ होगा, करो। जरा सोचो, काइनेमेटिक्स में देते हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करती होंगी, तो उसमें सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होता होगा ऐसे ऐसे हो रहा है, तब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। आई एम राइट? ऐसा क्यों कर पाते हैं कि वैसे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम की होती है, आपको मालूम होता है ऐसे में ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल नई सिचुएशन में कैसा होगा, बड़ी भारी समस्या है। एंड ये प्रॉब्लम से आपको लड़ना मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा, कि आज तो केवल फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। सो यू गॉट द आइडिया। मैं इस चार्ट को इरेज करूंगा। नाउ आई कम ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यू बेसिक डेफिनेशंस। ये बेसिक डेफिनेशंस इतनी बेसिक हैं कि मैंने चाहूंगा कि इस पे आपका बहुत सारा टाइम लो, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स, बट स्टिल देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब देखो, जिनको आपको लगेगा सर बोलते वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें शुरू में बड़े कॉमन लगते हैं। जैसे मैंने पार्टिकल के बारे में कहा, लेकिन पार्टिकल के बारे में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई। क्या? कोई बॉडी, चाहे साइज कुछ भी हो, अगर ट्रांसलेशन मोशन में है तो उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन में या मोशन में दो कंसेप्ट है। अब एक कंसेप्ट की बात करूंगा, वो सारे टाइप के मोशन में है। आपने नाम सुना होगा रेफरेंस फ्रेम, नाम सुना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू नो, नाम सुना है नहीं? यस। सो पहला आइडिया मिलूंगा, रेफरेंस फ्रेम। नाइन शो रेफरेंस फ्रेम में भी कुछ नई बातें सीख लेंगे। वो इसलिए कि हो सकता है आप एग्जाम में जाएं तो आपके सामने कोई क्वेश्चन मिले कि रेफरेंस फ्रेम में ये होता है, अब उसका ये चीजों के नाम होंगे, समझ में आया? या रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन बन जाए, तो आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर आनी चाहिए। सो व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? एक्चुअली हम किसी बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, तो जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन स्टडी किया जाता है उस बॉडी, दैट इज एक्चुअली कंसेप्ट तो क्या है इसका? द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू विच motion is being, or you can say motion of another body is being investigated. Actually, again, this टर्मिनोलॉजीज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इन्वेस्टिगेटेड, मैंने स्टडी वर्ड यूज नहीं किया। स्टडी वर्ड तो केवल पढ़ने के लिए होता है, सीखने के नहीं। सीखने के बाद साइंटिस्ट थोड़े सीखते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट दे इन्वेस्टिगेट, तो वो भी तो रेफरेंस फ्रेम यूज करते होंगे। तो हमारी डेफिनेशंस आगे तक होनी चाहिए।
सो द मतलब जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी किया जा रहा है, जैसे सपोज एक कार चली कोटा से जयपुर, आप कोटा से आ रहे है ना, तो कोटा आपके रेफरेंस फ्रेम हो गया कि कोटा से कितने दूर चलेंगे, इज इट? और कार क्या हो गई? मूविंग बॉडी। अब कोटा में भी एक जगह को मार्क कर लेंगे, यहां से हम चले तो आपके घर चले, आप घर ओरिजिन हो गया दिस वे। तो ये कंसेप्ट, बट डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मोशन को जब तक मेजर न करें किसी काम का नहीं है, तो क्या काम करते हैं, जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन स्टडी किया जा रहा है उस बॉडी से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देते हैं। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम is rigidly attached or attached to the body with respect to which motion is being इन्वेस्टिगेटेड। अब एक काम करके इसको मैं कंसेप्ट कर देता हूं, मींस जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन स्टडी किया जा रहा है या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उससे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? द कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा एक बताइए, रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहोगे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और क्या होगा रेफरेंस फ्रेम में? केवल यही या कुछ और बातें भी होंगी? एनी सजेशन? अब देखो बेटा, आप आंसर देते हो तो आंसर गलत होने से मत डरो। मोशन ऑफ फ्रेम और नाउ अब देखिए, मोशन स्टडी करना है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो पोजीशन तो हमने मेजर कर लिया कैसे? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। टाइम भी तो मेजर करना होगा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए क्लॉक constitute a reference frame। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लॉक। क्वेश्चन क्या बनता? ए रेफरेंस फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, सपोज मैंने क्वेश्चन किया, ए रेफरेंस फ्रेम इन क्लासिकल मैकेनिक्स, मींस जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं ना वो क्लासिकल मैकेनिक्स, इसलिए एग्जाम में क्लासिकल मैकेनिक्स वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, बस क्यों लिखा गया? ए रेफरेंस फ्रेम। मतलब ये जो है ना, ये छपा हुआ नहीं होगा, क्योंकि आईआईटी एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस है वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, और कोई मैकेनिक्स नहीं है। होती मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। ये वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये नाम आप केमिस्ट्री में सुनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स है, और कोई मैकेनिक्स आईआईटी के फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, तो मैकेनिक्स का नाम क्लासिकल मैकेनिक्स। सो ए रेफरेंस फ्रेम consists of, that is question, first a coordinate system, second an observer,
थर्ड ए क्लॉक। अब ऑप्शन है ए फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड सेकेंड, सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, is it? And D फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपको ऑप्शन मुझे मार्क करने, सपोज दिस क्वेश्चन कैन बी एग्जामिनेशन। लिसन माय डियर, सबसे डेंजरस क्वेश्चन वो होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं। सो अर्णव वर्मा, योर आंसर इज सी। एक आंसर सी आया। एनी अदर ऑप्शन? हिमांशु यादव, आंसर सी। क्या दो ही लोग दिमाग लगा रहे हैं? संकेत डी, आयुष राज सी। मैंने अभी कहा था गलतियां होने से डरो मत। क्लास मेरे साथ आप जितनी गलतियां करने हो कर लो, एग्जाम में नहीं होंगी। एंड वेदांत बी। मेरी बात ध्यान रखना, मेरे साथ आप जितनी मर्जी जितनी गलतियां कर लोगे ना, फिर दोबारा जिंदगी में नहीं होगी। कर लो अभी यहीं पे। सो योर आंसर इज डी। फर्स्ट एंड थर्ड, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए क्लॉक। ऑब्जर्वर इज नॉट इन रेफरेंस फ्रेम। आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, या आपका मन मेरी बात मानने को तैयार नहीं होगा। हो सकता है आप लोग इंटरनेट विकिपीडिया वगैरह देखें, एंड इफ यू सी विकिपीडिया, आई एम श्योर वहां लिखा हुआ ऑब्जर्वर, एंड ये भी लिखा हुआ ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन। और मैं भी कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी बुक्स उठा के देखें, वहां पे रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन। बट व्हाट आर एनसीईआरटी सेज? ओनली दीस टू थिंग्स, कोऑर्डिनेट फ्रेम एंड क्लॉक। अब किसको सही माने? एनसीईआरटी को सही माने या दुनिया की बाकी किताबों को सही माने? ये झगड़े शुरू होते हैं। एनसीईआरटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो क्या हुआ, नॉलेज आगे गए। हमने न्यूटन के लॉ वाली मैकेनिक्स छोड़ी, फिर कौन सी मैकेनिक्स आई? आइंस्टीन के रिलेटिविटी वाले, जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जरा देखिए डिफरेंस कहां होता है। अब देखिए ये जो मुद्दे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको ये मत समझ चलिए थियोरेटिकल है, इन पर क्वेश्चन बने हुए हैं। अब बोले सर रिलेटिविटी तो कोर्स में नहीं है, लेकिन रिलेटिविटी की बात जहां से शुरू होती है, अब देखिए क्या होगा, किसी चीज के दो पार्ट हुए, है ना, या ये देखिए हमेशा दो देशों के बीच में बॉर्डर पे झगड़ा होता है। भाई क्यों होता है झगड़ा? क्योंकि ये कंट्री यहां खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, वो क्लियर नहीं है। ऐसे न्यूटन वाली मैकेनिक्स का एरिया कहां खत्म हुआ और आइंस्टीन वाली मैकेनिक्स का एरिया कहां शुरू हुआ, वो बॉर्डर पे झगड़ा होता है। तो उस बॉर्डर लाइन की कोई प्रॉब्लम बनती है और बनती है, वो कहीं इधर भी चली जाती है, उधर भी चली जाती है। उसके लिए आपको मालूम है। अब देखिए आइंस्टीन वाली रिलेटिविटी में अंतर क्या है, आप सबको मालूम है, वो उन बॉडीज की मैकेनिक्स है जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है। ये तो आप जानते हैं, बस आना कहते रहते हो। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उस मैकेनिक्स को पढ़ते हैं जहां पे बॉडीज की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है, और न्यूटन के मैकेनिक्स में उन बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। गॉट इट? अब एक काम करते हैं, सपोज कोई चीज चल रही है यहां से यहां, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, मेरी बात समझ में? तो जब उस बॉडी को यहां पे कब देखेगा, यहां से लाइट का यहां तक आना, तब देखेगा। इसका मतलब ये बॉडी यहां पे थी किसी टाइम पर, उसके थोड़े टाइम बाद ये ऑब्जर्व करेगा। कितने टाइम बाद? ये डिस्टेंस मैं बोल दूं x1, क्या बोल दूं?
x1, तो ये अगर t बराबर 0 था तो ये कब ऑब्जर्व करेगा, t बराबर x1 बाई c पर। समझ में आ रही है? ये टाइम लैग आ गया। मतलब किसी बॉडी का कहीं होना और हमें दिखना, कैसे दिखेगा, वहां से लाइट आएगी। दैट इज द ओनली वे बाय विच वी कैन सेंस एन ऑब्जेक्ट। तो ये टाइम लैग x1 बाई c, ये हमारी दुनिया में नेग्लिजिबल है। क्यों? ये बॉडी इतनी धीरे धीरे चल रही है, कुछ पूछो मत। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में यही काम कंपेरेबल हो जाएगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। अब समझो एक बात, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर किस जगह पर है उस पर डिपेंड करेगा वो टाइम क्या मेजर करेगा इस बॉडी का। इसके हिसाब से ये यहां पे है, इस टाइम पे है, और मैं कोई दूसरा ऑब्जर्वर ले लूं, मान लो यहां पे लेता हूं, ये ऑब्जर्वर जस्ट सी दिस एट दिस प्लेस y डिस्टेंस पर यहां पे, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, t इज इक्वल टू y बाई c पर ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो एक ही बॉडी को एक ही जगह पे दो ऑब्जर्वर अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कब होगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। वहां पे ये डिस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगी, डिस्टेंस स्टार गैलेक्सी की बातें हो रही होंगी जब, मेरी बात समझ में आई। लेकिन हम तो धरती की बातें कर रहे हैं। अर्थ पे यहां से वहां लाइट जाने में कितना टाइम लगता है, नेग्लिजिबल। तो हमारी दुनिया में न्यूटन की मैकेनिक्स में ये दोनों टाइम नेग्लेक्ट कर दिया था। हम कहते हैं नहीं, इन दोनों ऑब्जर्वर को ये चीज एक ही टाइम पे यहां दिखाई देगी, बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अलग अलग टाइम पे। इसलिए रिलेटिविटी में कह दिया गया एक फिक्स ऑब्जर्वर होना चाहिए, और वो भी कहां होना चाहिए, उसकी जगह फिक्स होनी चाहिए, ओरिजिन पर। तो जो रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आई, वहां एक बात और ऐड कर दी गई, क्या, देयर मस्ट बी एन ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन। तो ऑब्जर्वर का ओरिजिन पे होना, ये एडिशन आया किसमें, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। तो जो आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो हायर लेवल की बातें होंगी ना, हमारे न्यूटन मैकेनिक्स की बातें। तो न्यूटन मैकेनिक्स के रेफरेंस फ्रेम में केवल दो ही बातें होंगी, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम एनसीईआरटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, प्लीज be very careful in studying each and every word of NCERT in physics. आपको और सर लोग भी बोलते होंगे, केमिस्ट्री सर भी बोलते होंगे NCERT जरूर पढ़िए, मैं फिजिक्स में बोलूंगा। एक एक वर्ड उसका आपका समझा हुआ होना चाहिए। पता नहीं किस बात पे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि आप बहुत आसानी से नेगेटिव मार्क्स ले आए। मेरी बात समझ रहे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे बी आंसर। देखो ये मेरा गैस बहुत बार सही हुआ है, कुछ बातें मैंने नहीं डिस्कस की और वो एग्जाम में आई। अगर ये बात नहीं होती, then you can count till so far about 12 questions has been asked from Pathfinder in JEE Advanced in जब से Pathfinder छपी 12 क्वेश्चन। आज तक ऐसी कोई बुक नहीं जिससे 12 क्वेश्चन आया। And that book I have written in last 10 years। 2016 में बुक छपी, 2013-14 में इसका एक एडिशन आया था सेंगेस से। तो मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रहा था, एंड इट मींस फ्रॉम 8 to 10 years I was constantly thinking, is it? तो ये नहीं कह रहा कि मैंने सोचा इसलिए, मैंने कहा मैं कुछ नया सोच रहा हूं। तो आईआईटी के प्रोफेसर भी नई बातें ढूंढ रहे हैं, उनको थॉट में तो हो सकता है एक ही बात सोच लें। इट इज नॉट दैट दे आर सीइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम दैट बुक, हो सकता है उन्होंने प्रॉब्लम सोच ली। सो इफ यू अटेम्प्टिंग फॉर टॉप 10 रैंक्स, जो कि मेरा आपको लेके एक टारगेट है, तो रूटीन प्रॉब्लम तो मैं आपको करा के दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलवेज ट्राई टू थिंक न्यू, और उसके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट टेक्स्ट बुक। उसमें जितनी बातें हैं ठीक है, समझने में मुश्किल है, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है। मैं आपके और सब लोग हैं, हम सब लोग आपको इतनी हेल्प करेंगे, एंड इवन अभी थोड़ी दिनों में आप मुझसे फैमिलियर हो जाएंगे। एक अभी 2-4 क्लास और होने दो, देन यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉल मी। जब ठीक है आपका कॉल आया, मुझे जब टाइम होगा तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, उस टाइम फ्री होऊंगा तो उस टाइम आपको कॉल बैक कर लूंगा, या उसी टाइम कॉल अटेंड कर लूंगा और आपके डाउट डिस्कस करूंगा। एंड जैसे मैंने कहा था, आई विल मेक ए प्लान टू कम कोटा फ्रिक्वेंटली, बिकॉज मैं कोटा का रहने वाला हूं। तो अब उस टाइम जब मैं कोटा रहूंगा
तो आप लोगों के साथ बहुत टाइम बिताऊंगा, उस टाइम आपके सारे डाउट एक डिस्कस करूंगा। सो प्लीज स्टार्ट कलेक्टिंग डाउट्स एंड स्टार्ट आस्किंग। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रेफरेंस फ्रेम। एक्चुअली आप, मैंने कहा था ना, रेफरेंस फ्रेम में छोटी सी बात शुरू की, आपने सोचा होगा क्या बोर्ड बात शुरू होगी, वही तो जानते हैं, बट यू कैन कमिट मिस्टेक हियर आल्सो। सो लर्निंग, डोंट बी केयरफुल, डोंट बी केयरलेस। कभी भी चीजों को सीखने में केयरलेस मत होइए। ये दिमाग मत लाइए मुझे आता है, क्योंकि आता है, दिमाग में आया तो जो पॉइंट नहीं आता वहां आपका ध्यान नहीं जाएगा। नाउ आई एम erasing it. So just I am leaving unobstructed for a few seconds so you can see it from recording. So ये रेफरेंस फ्रेम का आइडिया हो गया। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जो काइनेटिक्स में मैं ऐड करूंगा। मैंने कहा मैं ऐड करूंगा, ये मेरी खोज नहीं है, ये सब की खोज है, लेकिन लोग उसको पहचानते नहीं है। जैसे आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, किए या नहीं किए? किए ना? तो उसमें एक डायग्राम बनाया करते थे जिसका नाम होता था एफबीडी, याद आया? यस। अब जरा सोचो, न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम में आपसे एफबीडी अगर सही नहीं बने तो क्या प्रॉब्लम सही हो सकती है? यस या नो? नहीं। अच्छा जरा सोचो, आप एफबीडी न बनाओ तो क्या प्रॉब्लम के सही होने के चांस हो सकते हैं? एफबीडी नहीं बनाओ, हो सकते हैं। अच्छा एफबीडी नहीं बनाओ तो क्या गलती होने के चांस ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना? yes. अब ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारी फोर्सेस हों, सपोज देयर आर 6 और 7 फोर्सेस, उसमें तो एफबीडी बनाना जरूरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एक्यूरेसी विल डिक्रीज विदाउट, नो बेटा, एक्यूरेसी विल डिक्रीज नहीं, एक्यूरेसी विल डिस्ट्रॉय। आपने एक फोर्स छोड़ा, गलत। यहां बेटा कम गलत और ज्यादा गलत नहीं होता कृष्ण, या तो गलत होता है सही होता है। हिमांशु, ये मेजरमेंट नहीं है कि हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम एक्यूरेट हैं या कम गलत हैं। क्वेश्चन के मामले में या तो गलत होता है या सही होता है। समझ में आया? गलत हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है तो एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि अरे यार इसका थोड़ा कम गलत हुआ, नेगेटिव मार्क्स मत दो, ऐसा सोचेगा ना। तो एक्यूरेसी की बात ही नहीं है। तो ऐसे ही काइनेमेटिक्स में डायग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन डायग्राम। अब आप लोग मोशन में पढ़ते हैं तो मोशन डायग्राम एक चीज तो सीख लो, है ना? मोशन डायग्राम ठीक है। मुझे भी यहां रहते रहते अब लग रहा है कि आई एम विद यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ही हूं। कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, आप लोग जैसे जवाब दे रहे हो ना, तो मुझे लगता है मैं आप लोगों के बीच में हूं, मजा आता है बात करने का। सो मोशन डायग्राम, ये एक ऐसी चीज है जो आपसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएं, वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे एफबीडी के बारे में आप लोग की सही हो कि प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो एफबीडी की जरूरत बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम में हो सकता है आप एफबीडी ना बनाओ, देखो एफबीडी तो बनेगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि बिना एफबीडी बनाए न्यूटन्स लॉ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। आप कह सकते हो क्या? सिंपल से प्रॉब्लम आपको एफबीडी तो बनाना ही पड़ेगा। आप बोले सर आप क्या बात बोल रहे हैं, तो कई प्रॉब्लम बिना एफबीडी सॉल्व करते हैं। हाँ बात सही है ना? तो मेरी बात मैं कह रहा हूं एफबीडी तो बनाना ही पड़ता है आपको। आप बोल रहे नहीं सर हम तो कई प्रॉब्लम बिना एफबीडी बनाए सॉल्व करते हैं, है ना? मैं आपको याद दिला दूं, पेपर पे नहीं दिमाग पे बनता है।
सिंपल है कि नहीं जानने के लिए। अब देखिए क्या होता है, जो बहुत सिंपल प्रॉब्लम होंगी ना, हो सकता है आप एबीडी पेपर पे मत बनाए, लेकिन दिमाग में तो बनता ही है ना कि उस पर ये फोर्स लगा। बात बनने की है, पेपर बनने की नहीं। ऐसी मोशन डायग्राम बात बनने की है, आपके दिमाग में बने या पेपर में बने। अब बहुत सिंपल होगा तो दिमाग में बन जाएगा, मतलब पिक्चर उस मोशन की माइंड में बन गई। ओके, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो पेपर पे बना लो, लेकिन पेपर पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का मोशन डायग्राम बनाना हम तब सीखेंगे जब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आए। एंड मैं आपको बता रहा हूं, यही मोशन डायग्राम एक रिमार्केबल टूल मैं आपको दूंगा। मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशन आपके लिए बहुत बड़े होते हैं, दे विल बिकम वेरी शॉर्ट। यही मोशन डायग्राम आपको बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। What is that? अब definition very simple. What? Presentation of parameters. Parameter is x, v, a and t. On path means x, v, a, t जो भी पैरामीटर्स हैं उनको पाथ पे शो करना है। इज इट? अब x में डिस्टेंस भी आ गया, पोजीशन भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, v में स्पीड भी शामिल हो गया, वेलोसिटी भी शामिल हो गया, a में सर टाइप एक्सेलेरेशन, एवरेज, सारी बातें आ गई। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप मोशन डायग्राम में शो करो। एक्चुअली यही चीज इट विल हेल्प यू टू मेक रिलेवेंट इक्वेशंस। प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो रिलेवेंट इक्वेशंस होंगी वो यहीं से मिलेंगी। You got that? So this was very simple thing. And just see, इतनी बातें करना बहुत जरूरी था। And I'm sure कई लोगों को आप लोग लगा होगा सर इतनी थ्योरेटिकल बातें करने की जरूरत क्या है, सीधे एनालिसिस पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने फिर कहा दैट इज द वे, वो तरीका है जिससे एवरेज बैचेस को चलाया जाता है, रूटीन टाइप का। अरे वो तो काम ऐसा है आपको वो सिखा ही दूंगा, लेकिन क्या है, अभी देखा था ना क्वेश्चन रेफरेंस में कितनी आसानी से नेगेटिव मार्क्स ला रहे थे आप सभी लोग। तो अगर इधर ध्यान नहीं दिया तो वो चीजें होंगी, और इन्हीं चीजों से हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत मिलती है, एबिलिटी मिलती है, जिनको हमने कभी नहीं किया होगा। क्यों? आज थोड़ी सी बात हुई ना कि रिलेटिविटी में क्या अलग होगा, उस अलग होने पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं काइनेटिक्स में। एंड मेरा काम ये होगा कि कितने डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। एट द सेम टाइम वो भी मैं नहीं छोड़ सकता जो रूटीन लेवल की बात है, उनको तो करना ही होगा। सो नाउ, और देखो क्या है, रूटीन लेवल की बातों में हम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसीलिए आप ध्यान दें, जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं काइनेटिक्स से, आपको लग रहा होगा किसी बुक के चैप्टर से। अच्छा एक बताएं, आपने वो नोट्स को पढ़ा तो आपको क्या लगा, वो मेरे लिखे हुए या किसी बुक के चैप्टर से, क्या लगा? Just let me know. अच्छा ये लगा, आई हैव एक्चुअली मेरा एक वो है कि चीजों को जितने ज्यादा क्लियर वे में लिख सको उतना अच्छा होता है। उसके लिए कंप्यूटर इज द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें हम जितने बढ़िया डायग्राम बना सकते हैं उतने बढ़िया डायग्राम पेपर पर बनाना पॉसिबल नहीं होता, और बोर्ड पर भी बनाना पॉसिबल नहीं होता। यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, उसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने समझाया है। यू कैन सी द डायग्राम, आपको एक अलग फील आई, जो आपको फील आना,
फिर वही मैंने कहा था ना, माइंड में एग्जैक्ट मॉडल बनना, और वही ये चीज है। ये जो मोशन डायग्राम है ना, ये आपको मोशन का मॉडल दिमाग में डालेगा और आपको बोलेंगे फील आ गई, मैं कुछ नहीं करूंगा। इज इट? नाउ वी आर कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑन फ्यू डेफिनेशंस, क्योंकि ये जो पार्ट था ये मुझे डिटेल में डिस्कस करना था, इसमें मैं जल्दी नहीं कर सकता था, बट आगे वाले एक दो पार्ट हैं जिनमें कि हम बहुत क्विक हो सकते हैं। इज इट? बट अगेन जब प्रैक्टिस की बात आई, क्विक नहीं हो सकते। जैसे अब बात आपसे कहूं कि वेलोसिटी क्या होती है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप सब जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है आप सब जानते हैं। एवरी एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरी वेलोसिटी क्या होती है, दीज थिंग्स यू नो। Am I right or not? अच्छा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, ये बातें आप जानते हैं, इसमें तो मैं गलत नहीं हूं ना? कुछ तो जवाब दे दो भाई। हाँ, तो मैं जो बात मुझे मालूम है, आपको अच्छी तरह मालूम, उसमें मैं आप टाइम नहीं लूंगा। बट हियर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पोजीशन। मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि देखो क्या होता है, हमने जो पहले सीखा है ना, उसकी प्रैक्टिस किया। यू आर ऑल वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, आई नो। तो आपने 9th क्लास में भी जो सीखा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, उसकी बहुत प्रैक्टिस की होगी। इज इट? तो जिसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बात दिमाग में बैठ जाती है, निकलती नहीं है। तो उसमें अगर कुछ कमी है तो निकलना बहुत जरूरी है। 9th क्लास में आपने हमेशा देखा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना? कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इज इट? वहां पोजीशन की बात ही नहीं थी, बट यहां पोजीशन की बात आ जाएगी। हम डिस्प्लेसमेंट टर्म में बात नहीं करेंगे, हम पोजीशन टर्म में बात करेंगे। सो व्हाट इज पोजीशन? दैट इज लोकेशन at an instant। किसी इंस्टेंट में पार्टिकल की लोकेशन को हम बोलेंगे पोजीशन। जैसे मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन, और मैंने कहा नहीं ये x इज इक्वल टू 0 है, तो यही हमारा ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। सपोज कोई पार्टिकल चलना शुरू किया और किसी टाइम ये यहां पर है, ये सपोज t इक्वल टू 0 पे यहां पे था और किसी टाइम t पर यहां आ गया, है ना? तो सपोज मैंने कहा ये यहां से आता है 100, मैंने बोल दिया ये x नॉट है, क्या है? और ये क्या हो गया? बोल दिया x। समझ में आया? तो ये जो, अब देखिए ये जो पोजीशन कहां से मेजर की हमने? ओरिजिन से मेजर की। और कहां तक मेजर की? पार्टिकल की लोकेशन तक। एक बात। दूसरी बात, तो मैं इसलिए आगे कहूंगा लोकेशन, और बेसिकली है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन इसमें अभी एक बात और इंक्लूड करनी है, इसको मीनिंग को सही करना है, वो ये कि पोजीशन इस तरफ भी तो हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो मैं कहूंगा ओरिजिन के उस तरफ अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या है? नेगेटिव। तो हम यहां बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विद साइन। पोजीशन या तो प्लस हो गया माइनस हो गया, उसको ये प्लस या माइनस होना जरूरी है। सो यू गॉट आइडिया डेफिनेशन ऑफ पोजीशन। बट यहां एक बात को समझना और जरूरी है, यहां साइन का मतलब क्या है? Here sign is direction। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो इस तरफ या उस तरफ। तो एक डायरेक्शन को प्लस बोल दिया, दूसरे को माइनस बोल दिया। अब आप फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। डोंट बी केयरलेस इन दीज स्मॉल थिंग्स, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
कि हर क्रिटिकल प्रॉब्लम में इसी तरह की चीजों में गलतियां करवाई हैं. सो आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल इन पोजीशन. आपके सामने पूरा बोर्ड है अनऑब्स्ट्रक्टेड. सो आप अगर क्लास नोट्स लेना चाहें तो आप इसको देख के क्लास नोट्स बना सकते हैं. अदरवाइज दीज थिंग्स आर रिटन इन वेरी प्रॉपर लैंग्वेज इन नोट्स. अब इसको इरेज करें. देन वी कम ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. That is displacement and distance traveled. Actually जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं ना, उसका पूरा नाम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी. Is it? अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, प्लेस में चेंज, मेंट मतलब मेजरमेंट, मेजर, प्लेस में चेंज का मेजर. सो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर ऑफ चेंज इन प्लेस. प्लेस में कितना चेंज हुआ उसका मेजरमेंट. इज इट? तो ये हमेशा क्या होगा? इट इज इक्वल टू, वी डिनोट इट बाय डेल्टा एक्स, और इक्वल होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. इट इज, दैट इज फाइनल position minus initial position. Again just see, इन बातों को बस केवल ब्रश अप करने के लिए बात कर रहा हूं. There is question, sir, here the position will be x naught for x. You see, t equal to 0 पे मैंने x naught बोल दिया है ना, और ओरिजिन पर मैंने x इज इक्वल टू, इसको एक नाम दे दिया x नॉट, या इसको भी बोल सकते हैं xt बोल सकते हैं, x बोल दिया, इनिशियल को x नॉट. सर हियर द पोजीशन विल बी x नॉट और x. जस्ट सी यहां t बराबर 0 पे बेटा, इसको अब t बराबर 0 पे एक वैल्यू होगी फिक्स, लेकिन t तो वेरिएबल है ना, तो कभी यहां कभी वहां, उसको मैंने एक वेरिएबल x दे दिया है ना. ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, can anyone define what is distance traveled? Yes, I am waiting. ये डिस्टेंस ट्रेवल किसको बोलेंगे? डिस्टेंस नेवर, ठीक है बेटा गुंजन, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस. ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं बी स्पेसिफिक इन टर्मिनोलॉजी. डिस्टेंस कैन डिक्रीज. मैं अब देखो, the distance between my finger is decreasing, डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर डिक्रीज. तो ये वर्ड यूज करना सीखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इज इट? तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की प्रॉपर्टी बताई है ना. मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता क्या है? मैग्नीट्यूड और द वेक्टर जॉइनिंग फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. ये तो बेटा डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, मैंने कहा ना, ये जो छोटी छोटी बातें ले रहा हूं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आपको इन्हीं से बहुत रिमार्केबल टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी. इट इज लेंथ
of the path covered, ये जितना रास्ता कवर किया था उस रास्ते की लंबाई होती है. Yes, Gunjan, if you put a thread along the path I walk, then the length of the thread is distance. Very good. अब देखिए, अगर थ्रेड ना रखे तो क्या वो डिस्टेंस नहीं होगी? तो हमने ये कह दिया, आपकी बातों को बहुत छोटे वर्ड मैंने कह दिया, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. सो एक तो चीजों की जो मीनिंग है ना, एक हैबिट बनाइए, वो ये कि वेरी एक्यूरेट हो पहली बात, और जितने छोटे हो सके उतने छोटे हो. मेरी बात समझे? वेरी एक्यूरेट और जितने छोटे हो सके उतने छोटे. सो नाउ आज की बात का टाइम खत्म हो रहा है, बट मैं इस बात पे एग्जांपल डिस्कस करता हूं. अगली क्लास में प्लीज बी रेडी. वन थिंग मैं अगली क्लास के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये कि इस क्लास को अटेंड करने का तरीका. अभी तक तो मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास रियल वर्क विल बिगिन. आप अगर मोबाइल पर अटेंड करते हैं क्लास, पहले तो मैं चाहूंगा कि मोबाइल में या आप उसको बड़े टैब या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर अटेंड करें, या अगर मोबाइल पे ही अटेंड करते हैं तो प्लीज कीप मोबाइल इन फ्रंट ऑफ यू ऑन ए स्टैंड. है ना? आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए. मोबाइल ऑन करके आप नोटबुक और पेन लेके बैठे जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास द वर्क इज गोइंग टू बिगिन. अभी तक तो बातें चल रही थी, हम एक दूसरे से फैमिलियर हो रहे थे, है ना? और आपको मालूम पड़ गया होगा कि फॉर टॉप रैंक दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं. जो क्वेश्चंस जितने आप दुनिया भर के, चाहे वो किसी भी कोचिंग में मटेरियल हो, है ना, मैं आपसे एक बहुत छोटा पेन कराऊंगा पहले, उसके बाद आप दुनिया कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सब्जेक्ट सीखने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत होती है जिससे हम सब कुछ सीख जाए. मेरी बात समझ में? तो कल की क्लास से आपको वर्क करना है मेरे साथ. मैं क्वेश्चंस कॉइन करूंगा और चाहूंगा उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करके मुझे आंसर दें. इज इट? आप बोले नहीं सर पहले आप तो सिखाओ फिर हम करेंगे. अरे बेटा, मैं चाहता हूं कि मैंने कोई आइडिया डिस्कस किया और उसको उतना डिस्कस करूंगा कि आप लोग खुद कैपेबल हो जाओ डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के. जब आप बिना कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. और हम लोगों के एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो नए क्वेश्चन कर लेंगे वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता. हर नया क्वेश्चन आप कर लोगे, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पहला एग्जाम्पल खुद सॉल्व करोगे. यस, देन आई आपके सॉल्व करने के बाद मैं डिस्कस करूंगा इन वैरायटी ऑफ वेज, तो आपकी थिंकिंग और एक्सटेंड होगी. खैर, जो मैं बात कर रहा था वो ये कि हमारी डेफिनेशंस जो है ना, बड़ी एक्यूरेट और बड़ी छोटी होनी चाहिए. जैसे चलो एक सिंपल बात करें, एग्जांपल. आप सब लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जानते होंगे ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जैसे मैंने बोला होगा, एक माइंड में एक बड़ा सा स्टेटमेंट आ रहा होगा, इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, if it is moving it will keep on moving with constant velocity in a straight line until or unless an external force is applied. ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और नो? यस. अब जरा देखो, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे मन की बात हो रही है. ऐसा नहीं है किताब की पढ़ी हुई बात को हम सीख के वापस रिपीट कर रहे हैं. बेटा, अगर आपने समझा है ना, तो बुक की बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपका अपना मीनिंग निकल. अब देखो, मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक बड़े छोटे से सेंटेंस में बोलता हूं और सारी बात आ जाएगी. बताऊं क्या? मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज विदाउट ए फोर्स. या सिंपल वर्ड में बोलूं, फोर्स के बिना मोमेंटम नहीं बदल सकता. यही फर्स्ट लॉ है.
कि फोर्स के बिना मोमेंटम नहीं बदल सकता। क्यों? अब मोमेंटम बदलने में सारी बातें आ गई, रेस से चलना भी आ गया, डायरेक्शन बदलना, सब कुछ आ गया। इज इट? तो मीनिंग बड़े सिंपल और एक्यूरेट होने चाहिए। इस तरह से चीजों को सिंप्लीफाई भी करेंगे। ओके, नाउ जस्ट आज की बात हम यही फिनिश करते हैं एंड होप फ्रॉम नेक्स्ट क्लास प्लीज बी prepared with a notebook and pen, is it? And we'll have very good practice from next class. Thanks. We'll meet in the next class.